हिंदुस्तानी आइन में जाती आजादी को एक बुनियादी हक करार दिया गया है। भारत में जमानत एक इंतहाई जबरदस्त मसला है। आइन में सेक्शन 436 से 450 तक जमानत से मुतालिक दफात शामिल हैं। जराइम की नौयत को देखते हुए अदालतें इस बात पर भी गौर करती हैं कि कोई जुर्म काबिल जमानत है या नहीं। काबिल जमानत जराइम में अदालत और पुलिस पर यह लाजिम है कि वो मुल्जिम को गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान किसी भी वक्त रिहा कर दे, जबकि गैर जमानती जराइम की नौयत जरा मुख्तलिफ है। गैर जमानती का मतलब ये नहीं कि मुल्जिम को बिल्कुल भी जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब ये है कि मुल्जिम गिरफ्तारी या हिरासत के वक्त अपने हक के मामले के तौर पर इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब इसका मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो तो वो अदालत में जमानत के लिए रुजू कर सकता है। संगीन जराइम जिनकी सजा 3 साल या इससे ज्यादा हो वो गैर जमानती जराइम के जुमरे में आते हैं। काबिल जमानत जराइम के मुकदमात में जमानत देना एक ऐसा हक है जिसकी इजाजत मजिस्ट्रेट या पुलिस के जरिए मुल्जिम को दी जाती है, जबकि गैर जमानती जराइम में जमानत की मंजूरी मजिस्ट्रेट को दी गई है और इस किस्म के मुकदमात में पुलिस को कोई इख्तियार नहीं दिया जाता। इसी तरह अगर किसी मुल्जिम ने ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा उम्र कैद या मौत हो, मजिस्ट्रेट को इन हालात में जमानत देने का कोई हक नहीं है, लेकिन खवातीन, बीमार या कमजोर शख्स और 16 साल से कम उम्र के बच्चे इस कायदे से बरी हैं। जमानत और कानूनी हुकूक से मुतालिक और क्या कुछ कहती हैं हमारी अदालतें, देखिए हमारी ये खास पेशकश। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जमानत की। जी हां, अगर किसी मामले में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए या गिरफ्तार होने का खतरा हो तो जरूरी हो जाती है जमानत यानी कि बेल। तो क्या है टाइप्स ऑफ बेल और आपके लीगल राइट्स, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं फॉर्मर एसीपी दिनेश कुमार जी। और इन दोनों के अलावा स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो आज के इस प्रोग्राम में अपने सवाल पूछेंगे और इस अहम मौजू के ऊपर उनके जवाब उन तक पहुंचेंगे। आप सभी का आज की इस पेशकश में, आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। असगर खान साहब वकील हैं पेशे से, बहुत सारे इस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं, लेकिन सबसे अहम मसला हो जाता है ज़मानत का। भारतीय नागरिक हम सब हैं और हमारे लिए कितना बड़ा ये राइट होता है, हमारा हक है हमारा बेल का, जमानत का। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इट इज मेंशन इन आर्टिकल 21। पर्सनल लिबर्टी हमारा हक है कि हम जमानत मांगे अगर हम, और लेकिन हम ये साबित करें कि ये जुर्म हमने नहीं किया या ये जुर्म हुआ नहीं या हमारा नाम प्रोसिक्यूशन ने या पुलिस ने झूठा इस केस में रख दिया है या इस जुर्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये साबित करना मुल्जिम का काम है। प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ हमारे पैरवी करता है कोर्ट के सामने, फिर कोर्ट फैसला देता है कि क्या है। अब अगर हम उस वक्त तक, जब तक हमें जुर्म का पता चला कि एफआईआर में हमारा नाम आ गया, अगर हमें पता चल गया तो हमारे पास इस बात का भी राइट है कि हम बाहर रहते हुए भी अपनी जमानत लगा सकते हैं। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि जमानत मिले, अपने आप को साबित करना होगा। अक्सर कोर्ट ये भी कह देती है कि भाई आप पहले सरेंडर करिए, उसके बाद फिर हम आपकी जमानत सुनेंगे, यानी कि एंटिसिपेटरी को रेगुलर में बदलते हैं। तो ये कोर्ट तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसले देती है। ये भी हो सकता है कि हम बाहर हैं, हमने एंटिसिपेटरी लगाई, वो हमें क्या आप अंदर जाइए, फिर हम जेल जाएं और वहाँ से फिर रेगुलर बेल लगाएं। उसमें भी हमें साबित करना होगा कि जुर्म हमने नहीं किया या इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, या हमारा नाम गलती से, डेलिबरेटली या गलती से आ गया, अनइंटेंशनली। तो इस चीज़ को जो हम साबित करते हैं, बहुत सारी और भी ग्राउंड हैं, जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि डे टू डे कस्टडी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड जी, कि भाई या जो दफा जो जुर्म आयद किया है पुलिस ने, मान लिया उसने 307 लगा दिया, एक झगड़ा हुआ 307 लगा दिया और उसको जेल भेज दिया गया मुलजिम को, उन्होंने वहां जाके साबित किया कि नहीं साहब इसमें 307 बनती नहीं है, वकील ने, ये मामला बनता ही नहीं, ये मामला 307 का मुकदमा है ही नहीं। मामला हुआ, झगड़ा हुआ, हमने मान लिया झगड़ा हुआ, और लेकिन उसमें 307 नहीं बनती है, जैसे अभी दिनेश भाई ने फरमाया। आपने तो जज पूछेगा भाई बताइए कैसे नहीं बनती है, तो उसका जो मेडिकल हुआ, हमने अगर उसमें ये साबित कर दिया
कि डॉक्टर ने लिखा है कि जो चोटें लगी हैं ऐसी हाथापाई हुई और छोटे से ब्रूजेस हैं, स्क्रैचेस हैं, तो वो 323 बनती है, 324 बनती है, 323 है, वो बेलेबल है, लिहाजा झगड़ा भी हुआ, जुर्म भी हुआ, लेकिन ये दफा नहीं हुई, इसलिए हमें बेल दे दी जाए। ये भी एक ग्राउंड है। हम कभी किसी जुर्म में ना रहे, हमारे एंटीसीडेंट्स हमेशा से क्लीन है, ये भी एक ग्राउंड है। डे टू डे कस्टडी भी हमारी एक ग्राउंड है। तो बहुत सारी चीजें, जैसे एक मैंने भी बीच में आपको बताया कि डिफॉल्ट बेल भी एक ग्राउंड है, कि अगर हमें कस्टडी में भेज दिया गया, कितना भी हीनियस क्राइम है, सबका एक टाइम है, जैसे जो कम हीनियस है, अगरचे वहां पर फ्री ट्रायल नहीं हो रहा है या फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, तो आप डिफॉल्ट बेल ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको कस्टडी में रखकर अभी आप तक चार्जशीट फाइनल नहीं की गई, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। कुछ केसेस में 60 डेज टाइम है जो कम हीनियस है, जो ज्यादा हीनियस है उनमें 90 डेज है। अब कुछ ऐसे जैसे एनडीपीएस वगैरह, ड्रग्स वगैरह के केस, उनमें 180 डेज है, 180 दिन चार्जशीट दाखिल करने का टाइम है। मान ली उन्होंने 100, वो इतने हीनियस क्राइम, उसमें फाइंडिंग्स के लिए और उसके तफ्तीश के लिए ज्यादा वक्त चाहिए। दिनेश जी हमारे साथ हैं। नहीं, तफ्तीश के लिए वक्त चाहिए, वक्त इतना मुकर्रर, हाँ वक्त चाहिए ही हो गया, लेकिन मुकर्रर कर दिया गया है कि 180 दिन जहां है, आपको 180 दिन में चालान दाखिल करना है हर हालत में। नहीं करेंगे तो 181 डेज पर दिनेश जी वो उसका राइट है कि वो दरखास्त लगाए और जमानत। आप एसीपी रहे हैं और पुलिस के ऊपर आमतौर पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पुलिस ने इस आदमी को छोड़ दिया जमानत पर। ऐसी कौन सी जो बेल्स हैं जिनका जानना भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए जरूरी है, जो भी डरता है कि कहीं मुझे किसी मामले में गिरफ्तार करके जेल में ना डाल दिया जाए, तो ऐसे कौन से टाइप्स हैं जिनको जानना हर नागरिक के लिए जरूरी है? देखिए, कुछ ऐसे केसेस हैं, आजकल आपने देखा होगा कि गलियों में स्कूटर गाड़ी रखने पे बड़ा झगड़ा होता है जी, आपस में दोनों की मारपीट हो गई, लेकिन एक आदमी को तो लगा बहुत जबरदस्त, यानी कि सिंपल शार्प आ गया जी, तो उसमें 324 है। अगर एक की टांग टूट गई, उसका फ्रैक्चर आ गया, उसमें 325 लगेगी। अगर थोड़ा सा झगड़ा हुआ और साथ में एब्रेजन है और चोट है तो 323 लगेगी। मैं आपको ये सेक्शन बताना चाहता हूं कि अगर किसी को 324 लगी, थोड़ा सा सिंपल शार्प कोई भी है, अकॉर्डिंग टू एमएलसी सर्कमस्टांसी एंड अकॉर्डिंग टू विटनेसेस एफआईआर दर्ज होती है, उसके हिसाब से ही देखते हैं कि इसमें क्या सेक्शन बनेगी, कौन सी सेक्शन लगेगी। अगर किसी ने जान से मारने की नियत से किया है और प्री प्लान है, कोई आया और उसने चाकू मार दिया, अब वो देखना चाकू हाथ पे लगा है तो हो सकता है थोड़ा लगा है, उसमें 324 लगेगी। लेकिन उसके वाइटल पार्ट्स पे लगा है, वाइटल जैसे यहाँ पे पेट के अंदर मार दिया, छाती के अंदर मार दिया, गले पे, तो अटेम्प्ट टू उसको बोलते हैं मर्डर, मारने की नियत से उसने वार किया, तो उसमें 307 लगेगी। उसमें बेल का कोई भी प्रोविजन नहीं, वो कोर्ट से बेल होगी, ही विल हैव टू अरेस्ट, उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन क्या होता है, यानी हाफ मर्डर में जो है उसको जमानत नहीं मिलेगी, नहीं होगी। लेकिन अगर जैसे कई आदमी और भी हैं, वो कहते हैं जी और भी आए थे, चाकू तो एक ने मारा है, अगर उन्हें पकड़ा है उसको तो वो भी उतने ही को एक्यूज दोषी हैं। लेकिन अगर कोई जैसे उसको लेके चला गया, जिसने सपोज करो वारदात की है, और एक टीएसआर वाला है या गाड़ी वाला है, वो उसको लेके चला गया, जानता ही नहीं क्योंकि उसका गाड़ी चलाना काम है, लेकिन कई बार उसे बंद करेंगे कि तुमने तो एक्यूज को भगा के ले गए थे, तो ऐसी स्टेज में उसका भी नाम आ जाए कि स्कूटर नंबर ये, गाड़ी नंबर इससे भाग गया, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो किराए की थी, तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल बनती है। तो वो चीजें भी बहुत जरूरी है मद्देनजर देखते हुए कि उसका कोई मामला ऐसा भी होता है सर, गर्ल्स निकलती हैं पढ़ाई के लिए, निकल रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, और वहां छेड़छाड़ का मामला, कोई ईव टीजिंग का आ जाता है, और उसके बाद वो मजबूर होकर के किसी भी ऐसे शरारती जो तत्व होते हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या उन लड़कों को पकड़ा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा? देखिए, पकड़ा जाएगा। मैं इसके बारे में एक सेक्शन जो है पूरा क्लियर करना चाहता हूं कि 354 ABCD क्या है। 354 ये है कि आपका हाथ खींच लिया, आपके किसी ने बाल खींच लिए, तो वो 354A है। और अगर उसने कपड़े को पकड़ लिया और फाड़ दिया और उसका कोई भी कपड़ा फट गया तो 354B लगेगी। और अगर कोई आदमी सोचते मेरे कपड़े फट गए और वो चेंज कर रहा है और चेंज करते हुए कोई देख रहा है उसको, उसमें लगेगी C। अगर कोई पीछे पीछे चला गया कि वो अपने बस स्टॉप पे है, पीछे पीछे भाग रहा है, उसको परसू कर रहा है, उसमें लगेगी D। तो ABCD तीनों का अलग अलग डिफरेंस है, इसमें कुछ बेलेबल है, कुछ वैसे हैं। तो आप इस चीज को देखिए। कई बार सोचते हैं कि जी इसने तो खाली के खाली जैसे कई कमेंट्स दे देते हैं, उसमें 509 सेक्शन लगेगी, वो बेलेबल है। अगर आप कहीं गए, आप किसी ने कोई भी कर दिया कि एनी कमेंट्स दे सकते, एनी टाइप ऑफ कमेंट्स, तो उस कमेंट में 509 का केस हिस्ट्री होगा, लेकिन उस 509 में बेल है। अगर कहे देखो जी ये हमें दौड़ना तंग करता है और इसकी बेल कैसे होगी, जी,
तो वो उसका ठीक है, अरेस्ट कर लिया। कई बार आजकल देखा होगा IT एक्ट भी लग गया, आपको वल्गर पिक्चर भेजते हैं, उसमें बेल नहीं होगी, उसका इन्वेस्टिगेशन भी इंस्पेक्टर करेगा जी। हाँ, सब इंस्पेक्टर नहीं करेगा, इंस्पेक्टर ही करेगा। कई बार आपको गंदे मैसेज आते हैं, कई बार गंदी फोटो आ जाती है, तो मैं पब्लिक को बताना चाहूंगा और जो नए बच्चे हैं कि वो उसको जाके अपनी रिपोर्ट अवश्य लिखवाएं। कई सोचते कैसे पता लगेगा, नहीं, IT एक्ट के थ्रू इसका केस रजिस्टर होगा और हर चीज का आपने कोई भी मैसेज दिया है वो डिलीट नहीं होगा। हम सोचते हैं हमने डिलीट कर दिया, कोई डिलीट नहीं होगा। अगर हम इसके एक लेटर लिख के भेजेंगे, आगे से आ जाएगी पूरी इंफॉर्मेशन कि अभी आपने क्या मैसेज दिया, कब दिया, कहां से दिया। तो ये जो हमारा कहते हैं ना टेक्निक, जो इस तरह की मोबाइल है, मोबाइल ही जुर्म कराता है, मोबाइल से ही पकड़े जाते हैं, उसकी लोकेशन, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा, तो वो तमाम उसमें चीजें होंगे। सामने आ सकती हैं। अब वो सवाल भी शामिल कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स के जहन में है। जी, आपके सवाल क्या क्या हैं और किससे पूछना चाहते हैं, जरूर बताएं। हेलो सर, मेरा नाम रिया गुलाटी है और मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि क्रिमिनल को सजा से बचाने के लिए एक लूप होल का यूज करते हैं कि वो मेंटली अनफिट है और कई बार बच भी जाते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, दोनों से सवाल है और असगर साहब हंस रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका जवाब दे दें। देखिए, मैं तो डिफेंस का वकील हूँ, इसलिए ये बात सही है कि बहुत सारे वक्त पे ऐसे कुछ हथकंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके लिए बेल में लिबर्टी है, जिसमें सिक पर्सन, लेडीज, औरतों के लिए भी है जी, और सिक पर्सन जो बीमार लोग हैं उनके लिए, और इंसान पर्सन के साथ मेंटली साउंड नहीं, इन लोगों के लिए बेल के लिए। तो कभी कभी इन चीज़ों को इस्तेमाल सर्टिफिकेट के उससे कर लिया जाता है। और देखिए, इसमें तस्वीर के दो रुख हैं कि कभी वो सही भी होता है तो उसको डिफेंस फिर भी यही कहता है कि ये सही, लेकिन प्रोसिक्यूशन कहता है नहीं साहब ये गलत सर्टिफिकेट लाए, तो उसका कभी कभी मिसयूज भी होता है और कभी कभी सही होने के बावजूद भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो वकील वाला जवाब हो गया, आपने दोनों एस्पेक्ट रखे और डिफेंस वाला ज्यादा रखा। मैं दिनेश जी से भी पूछना चाहूंगा कि वाकई इस तरह के जो केसेस आते हैं, जो वाकई एक सवाल उन्होंने पूछा है कि इस तरह से बचने की कोशिश की जाती है। देखिए, अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ, आप मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं और आपके साथ कोई भी केस हुआ, टीजिंग का हुआ, किसी ने मारपीट की, चाकू मार दिया, कुछ भी है, और आप जानते हैं कि फर्स्ट तो आपकी स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट केस रजिस्टर होगा, आपकी MLC कटेगी, उसके हिसाब से वो तो बाद में जब पता लगेगा, जब उसे अरेस्ट करेंगे, तो अगर उसके पास ही है कि ये तो काफी दिन से को मेडिकली अनफिट है, जिस तरह की इसके दिमाग में खराबी है या कोई है, उसका पुराना रिकॉर्ड क्या कहता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स की टीम होती है, अकेला डॉक्टर नहीं लिखेगा कि ये मेंटल केस, उसकी एक्टिविटीज देख के अगर मेंटल केस है, ही विल बी अरेस्टेड, लेकिन उसको पागल खाने में भेजा जाएगा। जब वो ठीक होगा उसके बाद उसकी सजा भी कटेगी। ऐसा नहीं है कि अगर पागल है, किसी को मार दिया, इसका कुछ भी नहीं होगा। उसको लुनेसी एक्ट बोलते हैं, लुनेसी एक्ट में भी गिरफ्तार करते हैं। अगर आपके गली के आस पास कोई भी है और पत्थर मार दिए, पत्थर फेंक दिए, या किसी को धक्का देकर भाग गया और पता नहीं लगा, बाद में पकड़ा गया, तो पुलिस को यह है कि उसको पकड़े और उसको लुनेसी एक्ट में अरेस्ट करके उसको वहां पागल खाने भेजा जाए। हाँ, अगर वो सर्टिफाइड पागल नहीं भी है, जब भी वो मेंटली इल तो है, अगर वो ऐसी हरकत कर रहा है, लेकिन डॉक्टर विल डिक्लेयर जी, क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर, डॉक्टर विल डिक्लेयर इज ही मेंटल और नॉट, उस पर डिपेंड है, उस पर डिपेंड है, उसकी जो रिपोर्ट है उसके ऊपर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम ऐश्वर्या तिवारी है। मेरा प्रश्न आप दोनों से है। सर, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मीडिया ट्रायल्स के थ्रू या मीडिया सोर्सेज के थ्रू प्राइम एक्यूज बहुत ही क्लियर होता है, लेकिन सर हम फिर भी देखते हैं कि कुछ केसेस में 7-8 साल लग जाते हैं जस्टिस मिलने में, जैसे कि हमने निर्भया केस में देखा और अभी रिसेंटली श्रद्धा मर्डर केस में भी हम यही देख रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जुडिशरी की ऐसी क्या फंक्शनिंग है, क्या प्रोसीजर है कि विक्टिम को फाइनली जस्टिस मिल सके ऐसे केसेस में? थैंक यू। देखिए, वैसे तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये ट्रायल का एक तरीका है, एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। एक केस में किसी एक के ऊपर, मान लीजिए निर्भया की बात अगर हम करें, तो उसमें भी हालांकि वो बेचारी खुद तो नहीं थी विटनेस, लेकिन और भी लोगों में के विटनेस होने, सर्कमस्टांशियल विटनेस होते हैं, कोई एक या दो विटनेस पे नहीं होते, कई विटनेस पब्लिक के विटनेस होते हैं, चाहे वो सर्कमस्टांशियल ही हो। उसके बाद पुलिस के विटनेसेस की एक लंबी लिस्ट होती है, एक बड़ी लिस्ट होती है। अब उसमें जैसे मैं पब्लिक विटनेस की बात कर रहा हूँ और पुलिस के विटनेस की बात कर रहा हूँ।
अब यही मौका चल रहा है इस वक्त। आजकल जितने भी केसेस लग रहे हैं 26 जनवरी से पहले, तो पुलिस की रिक्वेस्ट आ जाती है कि साहब हम 26 जनवरी में बिजी हैं। तो ये क्या एक प्रोसीजर है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात पे, आपके सवाल पे, अभी अभी सरकार ने, जुडिशियरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, अपेक्स कोर्ट ने, सबने गौर किया है और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई हैं इन्हीं केसेस को मद्देनजर रखते हुए, और बाकायदा उनको अडॉप्ट किया जा रहा है और ट्रायल बहुत स्पीडी ट्रायल हो रहा है। एक चीज और भी है कि इससे पहले भी जब ये फास्ट ट्रैक नहीं हुई थी, तो किसी भी केस में आप अप्रोच कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हमारे केस को स्पीडी ट्रायल किया जाए, डे टू डे ट्रायल होना चाहिए, आम इनोसेंट। एक्यूज भी कर सकते हैं और यही कंप्लेनेंट भी कर सकती है कि साहब ये खमखा जबरदस्ती इसमें डिले ट्रायल हो रहा है, तो डिले इज डिनाइड। क्या सर बाकी इस पे कार्रवाई होती है अगर कोई चाहता है कि स्पीडी ट्रायल हो जाए मेरे इस मैटर का? हाँ बिल्कुल, कोर्ट, यहाँ तक कि कोर्ट डे टू डे ऑर्डर कर देती है। अगर कोर्ट ने कर दिया डे टू डे, और जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो डे टू डे अगर पॉसिबल नहीं भी है तो अल्टरनेट डे या अल्टरनेट 2 days 3 days वीक में ट्वाइस और थ्राइस। हर मुकदमे में अधिकार है, हर मुकदमे में अधिकार है। लेकिन यूजुअल प्रैक्टिस ऐसी है कि कभी कोई इत्तेफाक से करता है, ऐसा होता नहीं नॉर्मल। लेकिन है जी, कानून में प्रोविजन शामिल है, कानून में सब कुछ है। कानून में तो ये भी है कि अगर किसी को मुलजिम बनाया गया, कल को बरी हो गया, उसको सजा नहीं हुई, इक्विटल हो गया उसका, तो वो कंपनसेशन मांगे कंप्लेनेंट। बिल्कुल। मैं एक स्मॉल रिएक्शन लेना चाहूंगा दिनेश जी का। देखिए, इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि कानून में इतना डिले क्यों है सजा में। उसका एक वो नहीं है, इसके कई हैं, मैं तमाम को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे भी चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद जितने विटनेसेस हैं उनको डे बाई डे जैसे जैसी डेट डिलेगी, एक तो डेट ज़्यादा लगती है, जैसे कई महीने में लगती है, अगर छोटी डेट लगेगी तो जल्दी होंगे। दूसरा विटनेसेस है, विटनेसेस आ गया, लेकिन जो एक्यूज की पार्टी का एडवोकेट है वो कहते हैं जी आज हमारे एडवोकेट आ नहीं सकते, उस तरह से डिले हो जाते हैं। कई बार क्या हो जाता है, कई बार कोर्ट में स्ट्राइक भी हो जाती है, उस दिन डेट है उसका कोई एविडेंस ही नहीं हुआ। कई बार जैसे एक केस चल रहा है वहाँ से जज साहब की ट्रांसफर हो गई तो उसमें डेट लगेगी। अदरवाइज इस तरह का जैसे कई जगह ऐसी है वहाँ जल्दी स्टेटमेंट होती है और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है, उसमें फिर डिले हो जाता है। तो ये डिले में जो है, लेकिन सर ने बताया कि अभी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जो हीनियस केसेज है, उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उनमें जल्दी सजा भी होती है और जल्दी डिसीजन भी होता है। जो भी डिसीजन है उसका वो जल्दी है, यानी हर तरह से डिले का हर तरह से एक है। वकील साहब ने बताया कि पुलिस की तरफ से भी देर होती है, कहीं ना कहीं उनको लगा दिया जाता है, उनकी ड्यूटीज के शेड्यूल होते हैं, और अदालत के अंदर भी जो है वो मसला चल जाता है कि स्ट्राइक वो मैं डेट से इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे पुलिस का अरेंजमेंट लगा 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, तो जो और दूसरे विटनेसेस हैं सबको पता होता है, उनको कॉल कीजिए ताकि वो तो आएंगे, कम से कम जिनका अरेंजमेट नहीं है उनको बाद में कॉल करें। ऐसे अरेंजमेंट पे पता करके कि उसके टाइम में नहीं है। सपोज रिहर्सल चलती है किसी भी 15 अगस्त या 26 जनवरी, तो उस 10 डेज के लिए उसको कॉल ना करके आप कॉल किसको कीजिए, जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है वो तो दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। सर मेरा नाम तमन्ना है और मेरा सवाल आप दोनों से है कि जब एक स्टूडेंट जो कि अराउंड मतलब एडल्ट नहीं है, 17 की एज के आसपास है, और वो कुछ ऐसा क्राइम कमिट करता है जो कि बहुत हीनियस हो, लेकिन उसको फिर भी एज अ जुवेनाइल क्यों ट्रीट किया जाता है। मेरा मतलब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली उसकी मेंटल एज एक एडल्ट की तरह है बट उसकी फिजिकल एज एक चाइल्ड की तरह है, बट फिर भी उसे एज अ जुवेनाइल की उसके जुवेनाइल के। जी हाँ असगर साहब, देखिए ये कानून है क्योंकि उसमें एक एज को फिक्स कर दिया गया है। अब उसके बाद उसका मेंटल स्केल, उसका IQ क्या है, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये बात आपकी सही है। लेकिन कानून ने उसको एक फिक्स कर दिया कि इतनी उम्र तक इसको माइनर मानेंगे, और वो उसमें कोई भी क्राइम करेगा तो उनका ट्रायल होगा, उनका वो भी एक छोटा सा काइंड ऑफ पनिशमेंट है कि वो जितने टाइम ऑब्जर्वेशन हाउस में रहते हैं वो भी एक काइंड ऑफ पनिशमेंट मान के उनको कोई जो कैपिटल पनिशमेंट उनको नहीं दिया जाता। ये कानून है और ये एक फिक्स कानून है हमारे मुल्क का। लेकिन इससे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज भी जो क्रिमिनल हैं वो इसका फायदा उठा करके, जुवेनाइल का फायदा उठा करके कभी बहुत कम ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। चूंकि ये तो जो जिनके कोई सरपरस्त नहीं होते हैं, गार्जियन नहीं होते हैं, उन घरों के बच्चे थोड़े इधर उधर हो जाएं और ये सारे प्रॉब्लम्स
क्रिएट करें ये अलग बात है। क्या कुछ स्पेशल केसेस के अंदर उसको सजा जो है जुवेनाइल से अलग उसको ट्रीट किया जा सकता है या नहीं? नहीं, अगर जो कानून है वो कानून सबके लिए बराबर है, तो उनको तो वो जो सजा है वही उसमें जो उनके लिए सजा नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा, ट्रायल पूरा होगा उनका, उसके बाद फिर उनको कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल आप दोनों से है कि जैसे किसी व्यक्ति पे उसके पहले से ही उस पर केस चल रहा है और उसी बीच में उसने एक और जुर्म कर दिया है और फिर उसके इस मतलब दूसरे जुर्म का केस जो है उसके पिछले केस से बेल का कुछ मतलब पड़ता है कुछ असर? जैसे पिछले जो ये वाला केस उसने दूसरा जी दिनेश जी, किसी मामले में एक आदमी जमानत ले चुका है और उसके बाद फिर एक अगला क्राइम वो कर रहा है। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल इफेक्ट होता है, क्योंकि जब भी कोई भी केस करता है, अगर उस पर 1 केस 2 केस 3 केस है, तो जब भी कोई भी एंटीसिपेटिव बेल या रेगुलर बेल लगाता है, कई 2 तरह की बेल है, 2 तरह का जुर्म है। अगर जैसे उसने थाने में भी किया और वो बेलेबल है, तो हम पिछला केस को भी देख के कहते हैं इसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। अब कोर्ट में कोई चला गया, सपोज करो किसी को 2 केस है या 3 केस है, इनहेंस पनिशमेंट बोलते हैं उसको, कि अगर किसी को 1 से ज्यादा या और भी कोई भी केस है, जब बेल मैटर लगता है, कोई भी उसका एडवोकेट बेल लगाएंगे तो पुलिस पूरा रिकॉर्ड लेके जाएगी। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप सबको बताना चाहता हूं मैं, आप कहीं भी रह रहे किसी एरिया में, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होता है और रिकॉर्ड होता है एरिया के हिसाब से, और आपने कभी भी आपके खिलाफ कोई भी FIR कटी है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा और वहां से इमीडिएटली निकालेंगे कि इसने पहले केस किया तो किस FIR से है, तो वो उसका लिख के भेजेंगे, उसकी FIR कॉपी भी जाएगी कि इसने कौन सा जुर्म किया था, वो उसमें मेंशन करेंगे। जो जवाब देते हैं उसके अंदर भी जाएंगे। अभी आपने एक क्वेश्चन पहले किया था कि वो जुवेनाइल्स का भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी क्या मेंटेलिटी है। मैं वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में था ACP ऑफ्स, तो वहां पे एक डॉक्टर थे और दूसरी डॉक्टर थी, तो वो उनके घर वालों ने उसका रिश्ता फिक्स ही नहीं किया जी, और उससे नाराज हो गए। डॉक्टर ने 2 बच्चों को हायर किया, एक 15 साल एक 16 साल का, और उन्होंने इंजेक्शन से तेजाब और डालना सिखाया और उसके साथ आया रास्ते तक और बीच में चला गया, पीछे दूसरी स्कूटी पे आए थे, उन्होंने आप ये देखिए सिरिंज से उस डॉक्टर के ऊपर तेजाब फेंका और जब हमने CCTV की मदद लेके उनको अरेस्ट किया जी, लेकिन जुवेनाइल है वो आपने ठीक कहा कि जुवेनाइल की जो सजा बनती है वो तो वो जाएगा ही, ऐसा नहीं है, नहीं है, है जरूर, चाहे आप जो होम लगाएं या जेल लगाएं, जेल तो जेल ही है, लेकिन उसका कम का है कि इसका दिमाग कम था, किसी ने इसको मोटिवेट किया, अपना नहीं था, तो इसको समझने का मौका दिया जाए। तो ये तो लॉ जो बनाया है उस लॉ को क्या है कि लेजिस्लेटिव और आपको एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो पुलिस का काम सिर्फ इम्प्लीमेंट है जो लॉ है और आगे जुडिशरी का काम, आगे जुडिशरी का काम है। आज हमने यही कोशिश की कि आखिर जो जमानत के प्रकार होते हैं वो आप जान सकें, उसके बारे में आपके लीगल राइट्स क्या हैं उनके बारे में आप जान सकें। उम्मीद है आज की इस पेशकश के जरिए आपने जरूर कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होगी। मैं तमाम स्टूडेंट्स का, अपने दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। और नाजरीन, आप भी अपने राय मशवरे ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात के साथ, फिर हाजिर होंगे किसी अलग और खास मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। 96 में कहा गया है कि किसी शख्स और जायदाद के निजी दिफा का हक उस वक्त शुरू होता है जब किसी शख्स या इमलाक को खतरे का माकूल अंदेशा पैदा होता है। इसका मतलब है कि किसी शख्स को अपने आप को या अपनी इमलाक को किसी आने वाले खतरे से बचाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने का पूरा हक है। पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी।